कई बार बचपन में ऐसा सोचता था कि यार कुछ लाइफ में ऐसे करना है जहाँ पे हम लोग कलर्स को भी ऐड कर पाए और ऐसा कुछ करूँ जिसमें स्ट्रेटजीज भी हो। जी हाँ, मैं वन मैन शो हूँ। आपको हर जगह पे टेस्ट और प्रूव करना पड़ता है अपनी कैपेबिलिटीज। यस, इट्स अ टफ जॉब। हम वो है जो लेबल्स और स्टिकर्स नहीं बनाते बल्कि ब्रांड है उसको एक पहचान देते हैं। क्लाइंट्स आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिस इज द दर्शित मोदी जिनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से तो एक प्रोडक्ट को बिना स्टिकर के या बिना लेबलिंग के बेचना भी मुश्किल ही हो जाएगा। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऐसा कहेंगे कि भाई हम लोग तो टॉवेल पहनाने का काम करते हैं। टॉवेल क्यों, आप तो प्रॉपर अच्छे शादी के कपड़े पहनते हैं, डेफिनेटली। जिससे वो बिक जाए, वो दूल्हा बिक जाए तुरंत। See, AI is a future, but in coming years now, it's going to take lot of jobs. You're watching Success Fun Day. Success simplified, Fun Day amplified. अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिनके बिजनेस में सिर्फ चिपकाने का ही काम होता है, तो ये गलत भी है और सही भी। सही इसके लिए क्योंकि इनका लेबल्स और स्टिकर्स का काम है, और गलत इसलिए क्योंकि ये सिर्फ चिपकाने का नहीं बल्कि उनके प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनकी ब्रांड्स को पहचान दिलाने का भी काम करते हैं। एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिनके लिए लेबल सिर्फ एक स्टिकर नहीं, एक स्टोरी है। बचपन में अपने स्कूल की बैक बेंच से दुनिया देखने वाले दर्शित मोदी जी आज अपने बिजनेस को फ्रंट रो तक ले आए हैं। तो चलिए मिलते हैं इस डायनामिक एंटरप्रेन्योर से और जानते हैं कि कैसे इनके लेबल्स सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ही नहीं, दिल पर भी चिपक जाते हैं। वेलकम टू सक्सेस फंडे दर्शित जी। हाय रवि जी। तो सबसे पहला सवाल, हमने सुना है कि आपको रंगों से खेलने का और रंगों को देखने का बड़ा शौक था बचपन में। तो क्या यही वजह रही कि आपने रंग बिरंगे स्टिकर्स और लेबल की दुनिया में आने का डिसीजन लिया? देखिए रवि जी, ऐसा है कि बचपन में हर किसी को रंगों से खेलने का शौक होता है। सो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल। सो मुझे बचपन से ही पेंटिंग और ये बोर्ड गेम्स का बहुत शौक था। सो अगर मैं बात करूँ बोर्ड गेम्स की, तो आई लर्न हाउ टू कीप पेशेंस। और बोर्ड गेम्स की वजह से ये जो स्ट्रेटजीज बनाना है, दैट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस गेम्स। Okay. अगर पेंटिंग की बात करूँ तो वो काफ़ी सुकून देता है, यू नो। सो कई बार बचपन में ऐसा सोचता था कि यार कुछ लाइफ में ऐसे करना है जहाँ पे हम लोग कलर्स को भी ऐड कर पाए और ऐसा कुछ मैं करूँ जिसमें स्ट्रेटजीज भी हो और यू नो इट्स अ होल गेम ऑफ पेशेंस। सो एक बार पापा से बात हुई थी मेरी कि डैडी ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, तो क्या करूँ आगे जाके, कुछ गाइड करो मुझे। तो मेरे सिर पे टपली मारते हुए पापा ने बोला कि बेटा हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, और वो भी लेबल्स का, जहाँ कलर्स भी रहती है, पेशेंस आप सीख जाओगे और स्ट्रेटजीज तो आपको डेफिनेटली बनानी पड़ेगी। सो दैट वाज अ पॉइंट कि जहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे आगे जाके बिज़नेस करना है। ओके, सो क्या वो डैडी की टपली थी जिसकी वजह से आज आप इतने सफल एंटरप्रेन्योर भी बन गए और साथ में आप अकेले ही हैं जो कि प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग तीनों भी चीज़ें संभालते हैं अपनी कंपनी का? जी डेफिनेटली। मैं कहूँगा कि पापा या अंकल का मैं ब्लेसिंग ही समझूंगा जिनकी वजह से ये पोजीशन पे आज आया हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि इट्स रिगार्डिंग अ फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन, तो जी हाँ, मैं वन मैन शो हूँ हु इज़ हैंडलिंग ऑल दिस थिंग्स। बट ऐसा नहीं है। आज मेरे पास एक बैक हैंड में काफ़ी टीम्स हैं जो ये सब चीज़ें अलग अलग पॉइंट पे हैंडल करती है। अगर मैं लर्निंग की बात कहूँ तो येस, आई लर्न अबाउट दिस फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम माई डैड। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मुझे ट्रेनिंग दी है। और अगर प्रोसेस एंड प्रोडक्शन की बात करूँ, यहाँ जहाँ पे डिज़ाइन से लेके फाइनल आउटपुट होता है, तो उसके बारे में थैंक्स टू द अंकल, ही टॉट मी अ लॉट। आपका सेकंड जनरेशन बिजनेस है, तो आप के पहले ये बिजनेस कौन संभालता था? यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। 1980 में पापा और अंकल ने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया था लेबल्स का, और वही चीज़ को आगे लेते लेते हम लोग खुद का प्रोडक्शन हाउस हमने डेवलप किया, ओके। और आज हम लोग लेबल्स और स्टिकर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके, क्या आपके बिजनेस में आपके डैड भी अभी भी आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ? जी, पापा रिटायर्ड है, एंड माई अंकल हु पास्ड अवे 6 months बैक। ओ, So I am the only one who is handling the 4 factories right now. Yeah. आपने कहा कि आपका फैमिली बिजनेस है, तो उसके बावजूद भी लोगों को जनरली बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है, पका पकाया सब कुछ होता है, लेकिन आप उन जैसे एंटरप्रेन्योर्स जितने लकी नहीं थे। हमने सुना है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल की, जी तोड़ मेहनत की, काफ़ी यहाँ वहाँ के धक्के खाए आपने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इस मुकाम तक लेकर आने के लिए जहाँ पर ये अभी है। Yeah.
तो रवि जी यहाँ पे ऐसा है कि एक मिन कॉन्सेप्ट होता है लोगों के दिमाग में कि फैमिली बिजनेस है तो सेट है बंदा। नहीं, ऐसा नहीं है। फैमिली बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया रहता है कि आपके जाके आपको कहाँ पे जाना है। बट अगर हम लोग बिज़नेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप एक बिज़नेस ज्वाइन करते हो ना तो आप एक न्यू एम्प्लॉय की तरह होते हो, और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है एक लीडर बनने की। सो इट्स अ वेरी टफ पोजीशन और काफ़ी मुश्किलें होती है, इतना इजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। थोड़ा मैं उसको और इजी तरीके से समझाता हूँ। जब आप बिज़नेस ज्वाइन करते हो ना इनिशियली, तो ऑलरेडी एक पापा और अंकल ने एक क्या बोलते हैं सिस्टम डेवलप किया होता है, जो बरसों से एक ट्रेडिशनल पैटर्न से वो लोग काम करते रहते हैं, डिपेंड अपॉन देयर एक्सपीरियंस, और उसी तरीके से वो बिज़नेस चलता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनना पड़ता है। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मगर आपको करना पड़ता है। फिर सेकंड स्टेज आता है जब आप उसमें मॉडिफिकेशंस लाते हो या नई नई चीज़ें इम्प्लाई करना चाहते हो, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको समझाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ अप्लाई होती है अगर उनके समझ में आया तो, अदरवाइज इट टेक्स अ टाइम। सो ये जो लीडरशिप का जो जर्नी है ना, इट्स अ जर्नी ऑफ अ पेशेंस, जहाँ पे आपके हर एक डिसीजंस को टेस्ट किया जाएगा, जज किया जाएगा, दे विल आर्ग्यू विथ यू। मगर अगर आपकी आइडियोलॉजी और विजन अगर क्लियर है तो डेफिनेटली येस, द पीपल विल हैव अ ट्रस्ट इन यू, और वो आपको एक नए लीडर के फॉर्म में देखना चालू करेंगे। ओके, सो आई एम श्योर आपको भी इस तरह की दिक्कत आई होगी कि टिपिकली ऐसा होता है कि कोई एस्टैब्लिश बिजनेस में नई जनरेशन जब जॉइन होती है, तो जो पुराने लोग होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं नए बच्चे को क्या पता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पुराने। जी तो क्या कभी वहाँ से भी कुछ बैकलैश ऐसा कुछ आया कि एक रेजिस्टेंस आया कि तू क्या हमको सिखाएगा, हमको सब पता है? जी, डेफिनेटली ये होता है, बिकॉज सी हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर एक का एक विजन होता है, एंड ऑन दैट आइडियोलॉजी वो आदमी अपना एक बिजनेस, एक एम्पायर चला रहा है, राइट। तो उसका एक सिस्टम होता है जो उसने डेवलप किया है। जब आप न्यू जनरेशन उसमें एंटर होते हो तो डेफिनेटली यू कम विद द मॉडिफिकेशंस, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करते हो, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हो। फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोग विजिबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, टू शो इन द फैमिली दैट वी आर समथिंग, वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली नाउ, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि मैंने जब ये बिज़नेस ज्वाइन किया ना, तो आई वॉज हैविंग अ थियोरिकल नॉलेज, बट फ्रेंकली स्पीकिंग रवि जी, ग्राउंड रियलिटी इज़ कम्प्लीट डिफरेंट। जैसे कि हमने ROI के बारे में सुना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो ये सब हम लोग क्या होता है कॉलेज में ग्राफ पे और उस पे करते थे ऑन पेपर, बट आप किसी भी बिजनेसमैन को अगर पूछोगे ना, तो ये पूरा जो गेम है ना, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस एंड द आइडियोलॉजी। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई डिसीजंस लेता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक के साथ एक फीलिंग उसके साथ अटैच होती है। सो बस यही सब सीखने की कोशिश में एक इट्स अ जर्नी जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और डेफिनेटली येस, आपको हर जगह पे टेस्ट और प्रूव करना पड़ता है अपनी कैपेबिलिटीज़। सो येस, इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट एज ईजी। ओके, सो ये कितना चैलेंजिंग था कि क्योंकि आपको उस टाइम पे नया कस्टमर बेस भी डेवलप करना था और साथ में कॉन्फिडेंस भी जीतना था इंटरनल स्टाफ का, जी जो कि सालों से बहुत पुराने आपको सर्व करते, तो कितना चैलेंजिंग रहा होगा उस टाइम पे कि आपको ये दोनों चैलेंजेस अंदर और बाहर फेस करने पड़े? या सो यहाँ पे मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा मार्केटिंग। सो अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्या होता है कि जब आप नए नए तरीके के लेबल्स बनाते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें इश्यूज आते हैं। तो व्हेन यू आर न्यू ना, आपके पास ये सब नॉलेज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप गलतियाँ करते हो, फिर वो आपको सुनाते हैं, कई बार वो मैटर थोड़ी सीरियस हो जाती है, बट यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स, यू नो। उसी तरीके से मार्केटिंग में भी क्या होता है कि मैं हफ्ते में 3 दिन प्रोडक्शन पे जाता था फैक्ट्रीज में, 3 दिन में पापा के साथ मार्केटिंग सीख रहा था। इन मार्केटिंग ऑल्सो सीन वॉज दैट शुरू में तो सेल्स आता नहीं था बिकॉज मेरे पास नॉलेज ही नहीं था। सो क्लाइंट्स जब क्वेश्चन पूछते थे तो आई वॉज लाइक स्टिल कि यार क्या आंसर दूँ यार, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। सो फिर पापा के पास जाता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था, एंड देन आई गो टू दैट क्लाइंट अगेन, फिर उनको आंसर्स करता था, और ऐसे 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 आई जस्ट लर्न बोथ द थिंग्स वेरी वेल।
चलो ग्रेट। और सी अगर लेमैन की बात की जाए तो उसके दिमाग में तो स्टिकर्स की जब भी बात की जाए तो यही एक इम्प्रेशन उभरता है कि एक परसेप्शन है कि क्या है, एक तरफ गम है एक तरफ स्टिकर है, तो चिपका दो कहीं पे भी हो गया काम, तो काफ़ी कैजुअली लेते हैं। क्या ये अभी भी उतना ही ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है जितना लोग समझते हैं इसको? नहीं, देखिए प्रोडक्ट तो ऑर्डिनरी नहीं है, बट आप जो प्रोसेस की बात कर रहे हो ये कई लोग ऐसा डेफिनेटली ये सोचते हैं, करते हैं। सी हमारा जो प्रोडक्ट है ना, लेबल्स और लेबल या स्टिकर्स की बात करेंगे तो वो काफ़ी छोटा ही साइज़ में, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आजू बाजू, तो कोई भी मार्केट में आप जब भी प्रोडक्ट दिखते हो तो वो प्रोडक्ट मार्केट में तब तक नहीं बिकता जब तक उसके ऊपर स्टिकर्स और लेबल्स ढंग से लगे ना हो। लेबल्स और स्टिकर्स वही चीज़ है जो प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देती है, और ये वही चीज़ है जो कस्टमर्स को बताती है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन है और ये प्रोडक्ट क्या है। मार्केट में ऐसे कई जगह पे है जहाँ पे वॉकिंग क्लाइंट्स लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कलर काफ़ी आप देखने को मिलेंगे, हर एरिया में 15-20 लोग होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट्स कम विद डिज़ाइंस, वो उनको प्रिंट करके कुछ भी जो चाहिए यानी कि पेपर, प्लास्टिक, वॉटेवर, तो उनको प्रिंट करके दे देते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाइंट को समझना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे नीड, और ये कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। करेक्ट। आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइप के मटेरियल्स आप यूज़ करने वाले हो, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, फिल्म्स है। उसी तरीके से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमिंग क्वालिटीज़, वाटर बेस है, एक्रेलिक है, हॉट मेल्ट है। उसी तरीके के कई तरीके के इंक्स भी होती है, वाटर बेस है, यूवी इंक है, राइट। तो ये सबका एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और ये पूरा कस्टमाइज होता है। सो एवरी कस्टमर इज़ अ यूनिक, और हर एक कस्टमर की एक यूनिक प्रोडक्ट होती है। तो आपको उसके हिसाब से काम करना है कि उसे मार्केट में वो प्रोडक्ट कहाँ पे लेके जाना है और कहाँ दिखाना है। ओके। सो इट्स लाइक दैट। हमने तो ये भी सुना है कि कई लोग लेबल्स का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे अभी मेरे साथ ही एक केस हुआ कुछ दिन पहले कि एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, उसमें एक्सपायरी डेट जा चुकी थी, उसके बाद भी उसके ऊपर एक गलत लेबल चिपकाया हुआ था जिसमें उसकी एक्सपायरी डेट आगे की लिखी हुई थी। जी, क्या आप लोग के पास में भी ऐसा कुछ केस आता है, तो आप लोग क्या स्टैंड लेते हो उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप लेबल्स और स्टिकर्स इस तरीके के जो देखते हो, तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूँगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लेबल एंड अ स्टिकर। स्टिकर किसको बोलते हैं? जो प्रोडक्ट के फ्रंट साइड पे होता है, जिसका काम होता है प्रमोशन और मार्केटिंग का, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का पर्पस पूरा अलग है। अगर बात करते हैं लेबलिंग की, तो यहाँ पे दो तरीके से लेबल्स बनते हैं। एक होता है प्री प्रिंटेड लेबल्स, यानी कि पहले से पूरा डिफाइंड होता है और कोडर के द्वारा वो वेरिएबल डेटा प्रिंट किया जाता है। दूसरा एक रहता है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा वेरिएबल डेटा प्रिंट किया जाता है। अब कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई वो एक्सपायरी पास ऑन होता है, तो वहाँ पे ये लोग स्टिकरिंग लगाते हैं, टेम्पररी पर्पस। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट अलाउड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। वन पेज डिक्लेरेशन का रूल है, एक ही लेबल होना चाहिए और उसके ऊपर बिल्कुल स्मजिंग नहीं होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो आप देख रहे हो वो गलत है, और जिन्होंने भी किया वो गलत तरीके से किया। अगर हम स्टिकर्स और लेबल्स की ही बात कर रहे हैं, तो कोई एक बंदे को अगर मान लो स्टिकर्स या लेबल्स छपवाने हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए या ब्रांड्स के लिए, तो वो आपके पास ही क्यों है, किसी और के पास क्यों ना जाए? ये ऐसा आपकी ब्रांड में क्या खास बात है? परफेक्टली राइट। सो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा वाई परफेक्ट लेबल्स एंड टेक्नोलॉजी। सी हर एरिया में आपको 15-20 लोग लेबल्स बनाने वाले मिलेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि परफेक्ट लेबल्स एंड टेक्नोलॉजी क्यों। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 पार्ट में उसको डिवाइड करके देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर 40 ईयर्स ओल्ड इंडस्ट्री। 40 साल का हमारा एक्सपीरियंस है लेबल्स और स्टिकर्स बनाने का। सो हमने एक जर्नी है जहाँ से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आज हम लोग एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चर की तरफ आ रहे हैं। प्लस वी आर सप्लाइंग टू लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है, केमिकल्स, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सब जगह पे हम लोग लेबल सप्लाई करें। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज कि भाई किस कंपनी को किस तरीके के लेबल चाहिए और कैसे चाहिए। गॉट इट। सेकेंड आता है यूनिकनेस। हर एक कस्टमर की हर एक प्रोडक्ट यूनिक होती है, हर एक कस्टमर की सोच अलग होती है। तो वी हैव अ वेरी गुड नॉलेज कि भाई कस्टमर को अच्छी तरह से समझना है और उनके जो यूनिक प्रॉब्लम्स होते हों उनका आप यूनिक सॉल्यूशन दे पाओ। सो वी हैव दैट स्किल्स, वी हैव दैट टेक्नोलॉजी एंड यस वी कैन डू। थर्ड बात आती है कि मशीनरीज जो हमारी है उसमें हम लोग काफ़ी अपग्रेड करते रहते हैं। सो वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
तो आज मार्केट में कुछ भी नया आ रहा है तो वी आर कैपेबल टू गिव समथिंग न्यू टू द आवर क्लाइंट्स। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल्स एंड स्टिकर्स। हम वो है जो लेबल्स और स्टिकर्स नहीं बनाते, बल्कि ब्रांड है उसको एक पहचान देते हैं। ओके, आज हम अगर कोई एक ऑर्डिनरी स्टेशनरी दुकान में जाएं और वहाँ पर से कुछ स्टिकर्स ले लें, जी तो ऑन द फेस ऑफ इट देखने में सभी स्टिकर्स सेम लगते हैं। जी। ऐसा आपकी कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है जिसकी वजह से हम दूर से देखकर पहचान सकते हैं कि ये स्टिकर परफेक्ट लेबल्स का बनाया हुआ है? ये देखिए, ये देख के तो जनरली आप नहीं पता कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे ब्रांड्स जो है उस पे परफेक्ट लेबल्स का नाम तो नहीं आता, बट कोई डेफिनेटली quality, आई विल टू finishing, स्पेसिफाई दिस थिंग। हाँ। सी जनरली आप जो कलर और ये जिनके पास आप नॉर्मल लेबल्स बनाते हो, राइट, जनरली क्या होता है वो लेबल्स एक CMYK करके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। करेक्ट। जब ये क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग पहले उनको लेबल डिज़ाइन लेके सीधा प्रिंट नहीं करते। हम लोग समझते हैं कि भाई वो क्लाइंट्स को क्या चाहिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लाइंट्स कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कहाँ पे लॉन्च करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है और कहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड प्रोडक्ट है तो वो किचन में यूज़ होने वाले, अगर वो शैम्पू की बॉटल्स है तो डेफिनेटली वो बाथरूम में यूज़ होने वाली है। अब बाथरूम है तो पानी लगने वाला है, करेक्ट। और अगर ये फूड प्रोडक्ट के पैकेट्स है तो वहाँ पे ऑयल भी लगने वाला है। सो हर एक कस्टमर की एक यूनिक रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो यूनिक रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे मटेरियल डिसाइड होता है, मटेरियल के साथ उसके इन क्वालिटीज़ डिसाइड होती है। अब कुछ लोग B2B बिजनेस करते हैं, कुछ लोग इंटरनल पर्पज़ के लिए लेबल यूज़ करते हैं, बट जो लेबल कस्टमर एंड पे जाने वाला है यानी कि B2C, यानी कि आप सुपरमार्केट्स में या स्टोर्स में देखेंगे शेल्फ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे आपको स्पेशल इफेक्ट देना पड़ता है, आपको ग्राफिक्स चेंज करने पड़ते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। सो दिस इज वेयर वी कम इन। राइट। सो इसमें आपने कहा कि आपको डिज़ाइंड जो आ जाता है लेबल उसको आप प्रिंट करके देते हैं अलग अलग मटेरियल्स पे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ग्लूज और इंक्स के साथ। क्या आप लोग डिज़ाइनिंग में भी हैं? आर यू प्लानिंग टू फोर इनटू दैट फील्ड आल्सो, डिज़ाइनिंग ऑफ लेबल्स एंड स्टिकर्स? नहीं रवि जी, एट प्रेजेंट हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करवा रहे हैं डिज़ाइन का, बिकॉज लेबल्स और जो स्टिकर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं, एक आते हैं कॉमर्शियल पीपल्स और एक आते हैं प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स। सो जब कोई क्लाइंट्स हमारे पास आता है तो अगर उनको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है तो वी गिव कनेक्ट टू द कॉमर्शियल, वहाँ पे कॉस्ट कम होती है। अगर किसी को हाई एंड लेबल्स बनाना है देन वी हैव टू सेंड टू द प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स। हाँ, बट इन कमिंग फ्यूचर येस डेफिनेटली हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप या बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे डिज़ाइन से लेके फाइनल आउटपुट आपको एक ही जगह से मिले। करेक्ट, मैं Yes. वही कर रहा था। तो वो आप लोग पाइपलाइन में है आप लोग? परफेक्टली राइट, यस वी नीड टू डू दैट थिंग। क्या इस इंडस्ट्री में भी आप लोग को कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज आफ्टर ऑल स्टिकर्स आर जस्ट स्टिकर्स, यू नो। जी डेफिनेटली रवि जी, हर एक इंडस्ट्री को अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है एंड सो डू लेबल्स एंड स्टिकर्स टू। सी क्या होता है कि मार्केट में आपको कई जगह पे अपग्रेडेशन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि लेबल्स को दो तरीके से देखा जाता है, एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और एक मार्केटिंग। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि मशीनरीज आपको अपग्रेड करनी पड़ती है, नई नई टेक्नोलॉजी आपको मशीन्स पे बिठानी पड़ती है, तब जाके वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो मार्केट इतना सेंसिटिव और इतना फास्ट मूविंग है कि नई नई चीज़ हर रोज़ आती रहती है। तो अगर आप मार्केट में घूमेंगे नहीं, अगर देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली येस, ईच एंड एवरी एंगल पे आपको अपग्रेड करना पड़ता है। नॉट ओनली दैट, बल्कि आपको आपकी खुद की जो ब्रांड है, यानी कि हम लोग लेबल्स और स्टिकर्स बनाते हैं, हम लोग उसको प्रमोट भी करते हैं। तो वहाँ पे भी मार्केटिंग में भी हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ओके। और एआई की अगर बात की जाए तो क्या एआई भी आपको हेल्प करती है? कहाँ और कैसे हेल्प करती है एआई? सी एआई और टेक्नोलॉजी वर्क हैंड टू हैंड। मैं थोड़ा बोल्डली रिप्लाई यहाँ पे करूँगा। सी एआई इज़ अ फ्यूचर, बट इन कमिंग ईयर्स ना इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ जॉब्स। वो बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करने वाला है। ये कहाँ पे हो रहा है? डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से। डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू? Yes. ओके। तो कैसे होता है कि आज के ज़माने में जो भी नए क्लाइंट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, डिज़ाइनर के पास जाते हैं, उनसे वो डिज़ाइंस बनवाते हैं, देन दे कम टू अस टू मेक अ लेबल्स। अब क्लाइंट्स क्या हो गए, स्मार्ट हो गए, दे हैव एप्लीकेशंस, दे कैन यूज़ एआई एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो वो लोग खुद अपने लोगोज और डिज़ाइंस बनाते हैं,
प्लस अपने एआई के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है वो अपनी प्रोडक्ट रखते हैं और उसके ऊपर ये लेबल कैसा दिखेगा वो भी उनको काफ़ी क्लियर होता है. सो व्हेन दे कम टू अस ना दे आर वेरी क्लियर कि अब हमें क्या चाहिए और आप हमें कैसे ये बना के देंगे. सो यहाँ पे अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना हो तो ये क्वालिटी और ये डिटेल आप उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे या आप ये बना नहीं पाएंगे. सो येस, यू हैव टू अपग्रेड विथ टेक्नोलॉजी एज वेल एज एआई एंड दैट इज़ अ फ्यूचर. ओके, और अगर फ्यूचर से पास्ट की बात कर रहे हैं तो कोविड एक ऐसा पीरियड था जिसमें हर बिजनेस ने काफ़ी झटका खाया या यूँ कह सकते हैं काफ़ी लॉस बेयर किया. जी. कि आपका कोविड पीरियड कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड एवरीथिंग? जी. तो रवि भाई यहाँ पे ऐसा है कि कोविड वॉज रियली अ टफ पीरियड, बट पॉजिटिव नोट पे देखा जाए ना तो वो एक गेम चेंजिंग था. ओके. देखिए, टफ पीरियड इसलिए था क्योंकि जैसे सब लोग को प्रॉब्लम्स हो रही थी हमको भी हो रही थी. पॉजिटिव नोट ये था कि आज जो कस्टमर्स हमें ऐसे देख रहे थे कि भाई ये लोग लेबल्स और स्टिकर्स बना रहे, नहीं, आज वो लोग ये देख रहे हैं कि भाई लेबल्स एंड स्टिकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. ओके. सी, कोई भी बिजनेसमैन होता है जब ये कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो वो मार्केट में तब तक सेल नहीं कर पाता जब तक उसके ऊपर सही तरीके से लेबल्स या स्टिकर्स न लगे हों. बिल्कुल. सो हमने सिर्फ स्टिकर्स और लेबल्स नहीं बनाए बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अच्छी तरह से नहीं पाई. मैं खुद पर्सनली अपने कार में डिलीवरी करने जाता था. सो सिनेरियो वाज सच लाइक दैट. सो इट्स नॉट अ वन मैन जॉब. मेरे पीछे जो पूरी टीम थी जो फैक्ट्री हैंडल्स कर रही थी उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की. एक एक हफ्ते तक वो लोग रुकते थे, वहीं पे खाना पीना होता था, रात दिन मेहनत करते थे, अगेन एक वीक का ब्रेक लेते थे. बट फ्रेंकली स्पीकिंग, थैंक्स टू दोज पीपल आज हम लोग सक्सेसफुली वो कोविड एरा में अच्छी तरह से बिजनेस कर पाए. मैं आई रियली फील प्राउड टू से दिस थिंग कि हमने बिजनेस नहीं घुमाया कोविड में, बल्कि वी डिड अ वेरी गुड बिजनेस इन अ कोविड एरा. जो दूसरे लोग नहीं कर पाए वो आज हमने करके दिखाया. तो आप लोग की फैक्ट्री बराबर चालू थी कि वो बंद थी? कोविड में कुछ बंद करनी पड़ी एक टाइम पे? जी नहीं, हमने ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे वहाँ से परमिशंस ली थी. एंड येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ एसेंशियल प्रोडक्ट बिकॉज लेबल्स और स्टिकर्स के बिना तो मेडिकल प्रोडक्ट हो या फूड प्रोडक्ट हो, एफएमसीजी या कुछ भी ले लो सर, वो आप बेच ही नहीं सकते हो. सो वी वर हैविंग अ परमिशन ऑफ ऑल दिस. करेक्ट. मैं भी वही वंडर कर रहा था कि एफएमसीजी में ज़्यादातर आप लोग की प्रोडक्ट्स जो एफएमसीजी में भी लगते हैं और उसकी तो कंटिन्यू सप्लाई चालू ही थी. परफेक्टली तो नो डाउट्स, तो उन्होंने तो मांगा ही होगा आपसे, बिकॉज आपकी भी बात सही है कि ये लेबल्स के बिना, स्टिकर्स के बिना अपना माल बेचेंगे कैसे, उनकी माल की आइडेंटिटी भी क्या होगी. तो मैंने आपको यही बताया कि भाई हमारा प्रोडक्ट काफ़ी छोटा है दिखने में मगर उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है. ट्रू, एब्सोल्युटली राइट. आपकी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए इन जनरल तो इस वक्त वो किस पोजीशन में खड़ी है, और आपके साथ साथ अगर आपके कॉम्पिटिटर्स की भी बात की जाए तो किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे खास करके आजकल सबका फोकस रहता है? ग्रेट. सो रवि जी, यहाँ पे मैं ऐसा जनरल बात करूँगा कि इंडियन लेबल इंडस्ट्री अगर बात करते हैं तो इट इज़ अ मार्केट ऑफ $2.5 billion ओके. and it is growing by 18 to 20% year on year basis. 18 to 20%? Yes, sir. Oh my God. By 2030 I'm 100% sure it's going to be a double. Obviously, yes. तो ये क्यों हो रहा है, यू नो, कि मार्केट में आज FMCG प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके. इसको सपोर्ट किया जाता है ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज. ट्रू. वी आर ऑल्सो डेवलपिंग एट रैपिड स्पीड सर. अच्छा, ये सब इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इंडिया में मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है ट्रू. एंड दे आर मशरूमिंग. इसके अलावा जो बोलेंगे दैट इज़ अवेयरनेस अमंग द पीपल टॉवर्ड्स द लेबल्स एंड स्टिकर्स. पहले जो लेबल्स और स्टिकर्स को लोग चिपकाने वाली प्रोडक्ट समझते थे, आज उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है. पीपल आर वेरी वेल अवेयर कि भाई प्रॉपर लेबल और स्टिकर्स अगर नहीं लगाएंगे तो उनकी प्रोडक्ट मार्केट में आउटस्टैंडिंग या प्रीमियम नहीं दिखेगी. ट्रू. अगर प्रेजेंट सिनारियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेबल इंडस्ट्री अपने एक ट्रांजिशन पेज से पास ऑन हो रही है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस आर वर्किंग हैंड टू हैंड. तो ये जो फेज़ है ना सर, सो प्रेजेंट सिनारियो में जो लेबल्स है वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और जो रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छी तरह से मेंशन करता है. इन फ्यूचर ये लेबल से जो देखेंगे नहीं बल्कि बोलेंगे और प्रोडक्ट को एक जिंदा, दे विल मेक अ प्रोडक्ट अलाइव, यू नो.
दिस इज द फ्यूचर ऑफ लेबल इंडस्ट्री। या तो क्या आप देखेंगे नहीं, बोलेंगे से आपका मतलब है कि वो क्यूआर कोड से आपको पूरी जानकारी देंगे प्रोडक्ट के बारे में? इज दैट व्हाट यू मीन? क्यूआर कोड की अगर बात करें वो तो बेसिक हो गया सर कि आज क्यूआर कोड से तो आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स देख सकते हो, बराबर, लॉट ऑफ डेटा यू गेट। बल्कि फ्यूचर में ये जो क्यूआर कोड्स आएंगे ना, ये एआई के साथ कनेक्ट होगा, सो यू विल एबल टू सी द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। और ये सब आज के तारीख में पॉसिबल है और पीपल आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। ये प्रोडक्ट को पूरा लाइव बनाता है सर। एंड एवरीथिंग इज़ ऑन अ मोबाइल, राइट? आप सुपर मार्केट्स में गए, स्टोर्स में गए, आपने क्यूआर को स्कैन किया और एक पेज ओपन होगा जहाँ पे एआई इमेजेस क्रिएट होंगे या वीडियोस रन करेंगे आपके सामने, जो आपको प्रोडक्ट को लाइव दिखाएगा। सो दैट्स अ फ्यूचर। वाओ, इट्स वेरी गुड टू हियर। तो आई कैन इमेजिन आएगा तो क्या होगा। और वैसे भी ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा जी, कि एक टाइम था जब हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते थे परफेक्ट। तो लूज़ दाल चावल ये सब लूज़ देता था। आजकल सभी कंपनियां उनको अपने पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में देने लग गई, जी, उनको ब्रांड करने लग गई। ओके, जैसे बासमती चावल एक टाइम पे हमारा, मुझे तो आज तक भी ध्यान में है कि हम लोग ऐसे लूज़ लेते थे दुकान से। परफेक्टली राइट सर। आजकल सब एक पैकेज उसमें आते हैं, प्रॉपर लेबलिंग स्टिकर सब होता है उसमें कि ये इतने किलो का है, ये क्वालिटी एश्योर्ड क्वालिटी है। परफेक्टली राइट। तो शायद उस वजह से भी लेबल्स और स्टिकर्स की डिमांड बढ़ गई मेरे हिसाब से जी, कि जैसा आप क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, जी, तो उसमें आजकल की जो नई जनरेशन है खास करके, जी, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपना माथा लगाए कि यार ये चावल अच्छा है कि वो चावल अच्छा है। परफेक्टली दे राइट, विल ओनली गो फॉर द ब्रांड मे बी। परफेक्टली राइट। ट्रू। तो That डेफिनेटली means- मैं यहाँ पे एक नाम नहीं दे पाऊँगा, बट आई वुड लाइक टू टेल यू सम स्मॉल स्टोरी ओवर हियर। Sure. सो हमारे एक क्लाइंट थे, उनकी प्रोडक्ट काफ़ी सुपर्ब थी। सो उनकी ये सुपरमार्केट्स में और स्टोर्स में बेचते थे, मगर ड्यू टू सम रीजंस वो चल नहीं पाई। Okay. सो ही केम टू अस कि दर्शित क्या कर सकते हैं, इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, पैकिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, फिर भी क्यों नहीं चल रही है। तो हम लोग बैठे थे 3-4 घंटा, वी स्टडीड दैट प्रोडक्ट इन डिटेल। फिर हमने उनको एक सॉल्यूशन दिया कि सर इसमें स्टिकर्स और लेबल्स दोनों को अलग किया जाता है। Okay. स्टिकर्स जो प्रोडक्ट के फ्रंट में दिखेगा ना, उसको हम लोग थोड़ा और प्रीमियम बनाते हैं, उसमें स्पॉट यूवी का यूज़ करते हैं, हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो लेबल पहले से ही यूनिक दिखे। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से दैट प्रोडक्ट यूनिक दिखे दूसरी प्रोडक्ट से। लेबल्स की जब बात आती है, जो प्रोडक्ट के पीछे लगता है, वहाँ पे हमने काफ़ी नीट एंड क्लीन काम किया, रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छी तरह से फॉलो करवाया, इन सच अ वे के सारे कॉम्प्लायंसेस हमने अच्छी तरह से कवर किए। आज वो प्रोडक्ट वापस मार्केट में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट सेल तो कर ही रही है, बट वो प्रोडक्ट का एक प्रीमियम लुक भी दिख रहा है इन कंपेटिटिव टू अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा। सो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ लेबल्स एंड स्टिकर्स। ओके। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर व्यूअर्स जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बार बार एक स्टिकर्स लेबल्स बोल रहे हैं, जी, बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्टिकर और लेबल में, ये आप एक बार हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए Definitely. इजी लैंग्वेज में। हाँ, बेसिक नॉलेज में बात करता हूँ। सी 90% ऑफ पीपल डोंट हैव आइडिया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड स्टिकर्स। सो मुझे स्टिकर्स भी क्या आपसे होता मिलने है? से पहले तक के डिफरेंशिएशन नहीं जी, डेफिनेटली। सो स्टिकर्स क्या है सर, वो हमेशा प्रोडक्ट के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा, एंड उसका काम है ब्रांड को प्रमोट करना और मार्केटिंग करना। वो क्लाइंट्स को दिखाता है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन है और ये प्रोडक्ट क्या है, दैट्स इट। बैक साइड पे जो आप लेबल देखते हो, उसका काम से कॉम्प्लायंस को कवर करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताना, ताकि जिसमें क्लाइंट्स को पता चलता है कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसकी लाइफ क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है, और ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लेबल्स एंड स्टिकर्स। कई ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने देखे जिनमें रैपर पे ही लिखा रहता है, तो वो पैकेजिंग इंडस्ट्री भी क्या इसमें आती है, या आप जी। लोग पैकेजिंग इंडस्ट्री का पार्ट है? जी। हाउ इज इट? सी वी आर अ पार्ट ऑफ कंप्लीट इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जो बोल रहे हो पैकेट के ऊपर आप ये जो डेटा देख रहे हो, सो काफ़ी लोगों को एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि लेबल्स यानी कि यार चिपकाने वाली चीज़ होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं। लेबल्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को परफेक्टली बताया जाए, मेंशन किया जाए। जनरली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये स्टिकर्स और लेबल्स जनरली कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं? रवि जी, हर जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, उनको इंटरनल या एक्सटर्नल पर्पस के लिए लेबल्स की ज़रूरत होती है।
सो स्पेसिफिकली बात करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस है तो लेबल्स और स्टिकर्स दोनों यूज़ होते हैं। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, ल्यूब्रिकेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, हर जगह पे हर चीज़ जो भी मैन्युफैक्चर्ड होती है उनको स्टिकर्स या लेबल्स यूज़ करने पड़ते हैं, आइदर फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस। जी। सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री, अगर इन जनरल कहा जाए तो एफएमसीजी इंडस्ट्री इज व्हाट? इट्स अ पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मतलब फूड एंड बेवरेजेस इज पार्ट ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्री। FMCG इज़ अ वेरी वाइड लैंग्वेज। हाँ, फूड एंड वाइडली बोल रहा हूँ मैं, इन जनरली बोल रहा हूँ कि एफएमसीजी में जी। ही सारी आ जाती है। जी जी right? जी जी। तो अगेन अगर मैं आपसे फ्यूचर की बात करूं तो आज से 5 या 10 साल बाद आप परफेक्ट लेबल्स को कहाँ ले जाना चाहते हैं और कहाँ देखना चाहते हैं? रवि जी, हमारा बरसों से एक ही ड्रीम है, परफेक्ट लेबल्स को हाउस ऑफ लेबल्स बनाना। 1980 से पापा और अंकल ने ये सपना देखा था एंड वी आर वेरी नियर टू दिस ड्रीम ओके, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सी, हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे क्लाइंट को पीस ऑफ माइंड मिले। एक ऐसी जगह जहाँ पे स्मॉल रन से लेके लॉन्ग रन जॉब सब एक ही जगह पे हो, खुद की मशीनरीज हो और कस्टमर्स को पूरा इकोसिस्टम मिलना चाहिए, यानी कि डिज़ाइंस, लेबल्स, रिबन्स, फिर उसके साथ आते हैं प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर्स, एवरीथिंग एट वन, ताकि उनको नए नए वेंडर्स के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। इन कमिंग ईयर्स हम लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली येस, हम लोग डिजिटल मशीन्स और 8 कलर फ्लेक्सो मशीन्स भी देख रहे हैं इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि हम लोगों को जो मार्केट में पेनिट्रेट करना है दैट इज़ अ शॉर्ट रन जॉब जो आज भी हम लोग मिस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हम लोग क्या है कि मीडियम और लॉन्ग रन तो कर रहे हैं, पर शॉर्ट रन जॉब्स कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं और हाउस ऑफ लेबल्स को बनाने के लिए ये शॉर्ट रन जॉब्स की बहुत ही ज़रूरत है। सो येस, वी आर प्लानिंग इन एडवांस डिजिटल मशीन्स। 8 कलर फ्लेक्सो मशीन इसलिए देख रहे बिकॉज एक नई इंडस्ट्री है, एक नया मार्केट है जिसको हम लोग कहेंगे IML लेबल्स, श्रिंक लेबल्स, लिकर लेबल्स, तो वो मार्केट में भी हमें अपना प्रेजेंस दिखाना है। कमिंग 10 ईयर्स हम अपने आप को एक लेबल्स मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं दिखाना चाहते लोगों को, तो लोग अगर हमें जानना चाहते हैं तो इस तरीके से कि भाई हम लोग एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट करें, कि जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं तो उनको हर एक चीज़ एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे हर तरीके से मिले। सो इन शॉर्ट, जो भी लेबल्स हमारे यहाँ से बनेंगे वो परफेक्ट काम से नहीं बल्कि नाम से भी परफेक्ट हो। दैट इज़ अवर ड्रीम। अगर परफेक्ट लेबल्स की बात की जाए तो क्या नियर फ्यूचर में इसे एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है? क्या ये प्लान कर रहे हैं कुछ इस तरह का? जी डेफिनेटली, जैसे हर इंडस्ट्री को डेवलप और एक्सपांड करना पड़ता है, वैसे हम वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिजिटल और 8 कलर फ्लेक्सो मशीन्स में जाना चाहते हैं, सो दैट जो जॉब्स हम लोग आज मिस कर रहे हैं वो भी हम लोग कर पाएँ। सी, क्या है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो स्टार्टअप बिजनेस वाले भी होते हैं और कोई वेल नोन ब्रांड भी होती है। सो वी वांट टू सप्लाई आवर लेबल्स टू बोथ द क्लाइंट्स। हमारे लिए सारे क्लाइंट्स एक जैसे हैं। सो मैंने बताया ना कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप करना चाहिए, एक ऐसा बेंचमार्क जहाँ पे आपको सब चीज़ एक ही जगह पे मिले। तो येस, दिस इज़ आवर फ्यूचर। ओके, अब आपने वो 8 कलर फ्लेक्सो मशीन का जो नाम लिया, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जैक्टली वो क्या होती है और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है? जी डेफिनेटली। सी, जब कोई जॉब प्रिंट होता है ना जनरली, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हम लोग उसको ऐसा बताते हैं कि CMY के फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है कि हर इंडस्ट्री में जब भी कोई चीज़ प्रिंट होती है तो वो CMY के फॉर्मेट से प्रिंट होती है। जब आप एडिशनल स्टेशंस ऐड करते हो अपने मशीन्स पे तो आप कुछ एक्सक्लूसिव जॉब प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि स्पेसिफिक ऑरेंज कलर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये जो कलर्स हैं ना वो CMY के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते, तो ये कलर्स के लिए आपको स्पेशल इंक यूज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको लेबल्स के ऊपर कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स देनी है, यानी कि स्पॉट UV करना है, ड्रिप ऑफ इफ़ेक्ट देना है, तो उसके लिए भी ये सारे डिफरेंट स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो येस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, सो बेसिकली यू ट्राइंग टू से कि ये सारे इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह जो भी दिखते हैं हमें, जी ये ऑर्डिनरी मशीन से नहीं पॉसिबल? जी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके,
ग्रेट, ये आज हम एक नया नॉलेज एनहांस जी, definitely. और ये लगभग कॉस्टिंग क्या आती है इन मशीन्स की? एट प्रेजेंट जो हम लोग मशीन्स देख रहे हैं दे आर कॉस्टिंग 1.2 करोड़ 1.2 करोड़? जी ओके। सर, हमारे पास 6 कलर के 6 प्रेस है राइट नाउ. ईच एंड एवरी मशीन इज कॉस्टिंग नियर बाय 60 lakhs 60 lakhs? पर मशीन. 60 16 और 60. 60 पर मशीन? Yeah. तो उसमें ऐसा है कि आप बोल रहे हो 6 कलर की 6 मशीन्स हैं, तो मतलब हर कलर की अलग अलग मशीन? जैसे मैंने बताया कि CMY के कॉम्बिनेशन हो गया और 2 स्पेशल टावर्स हो गए. 8 कलर्स में वही हमें 4 अलग अलग स्टेशंस मिलते हैं. ओके। सो यही एक पर्टिकुलर क्या होता है कि कोई भी आप जॉब बनाते हो ना, तो उसमें कहीं पे स्पेशल इफेक्ट देने की ज़रूरत पड़ती है. वो लेबल को प्रीमियम बनाना पड़ता है. तो उस प्रीमियमनेस के लिए आपको बाकी के जो 4 स्टेशंस हैं ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कलर निखर के आए. आप उसे अलग से देख सकते हो. बिल्कुल. सो आपके कहने का मतलब ये है कि एक ही पेपर या जो भी एक मटेरियल जिस पे हम प्रिंट कर रहे हैं, जी तो उसको अलग अलग मशीन से प्रोसेस किया जाता है, उसमें बार बार प्रिंटिंग की जाती है उसको कलर जी. को एनहांसमेंट करने के लिए, एनरिच करने के लिए, राइट? यस, वो पुरानी प्रोसीजर हो गई कि अच्छा. जहाँ पे उसे बोलते हैं हम लोग ऑफलाइन सिस्टम्स. ओके. सो पहले इनफैक्ट मैं बोलूँगा आज भी कई जगह पे ऐसा होता है कि 4 कलर पे वो लोग जॉब बनाते हैं, फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए वो अलग अलग मशीन्स पे उसे प्रिंट किया जाता है, करेक्ट तब जाके एक फाइनल आउटपुट आता है. करेक्ट करेक्ट. हम जो प्रोसीजर में जाने वाले हैं उसे इन हाउस प्रोसीजर बोलते हैं, इन लाइन प्रोसीजर बोलते हैं. सो क्या होता है कि वहाँ पे 4 कलर के अलावा जो आपको स्पेशल इफेक्ट्स देनी है वो सब एक साथ होगा, पंचिंग भी वहीं पे होगा, एंड यू विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट एट द सेम टाइम, जहाँ पे कॉस्ट सेविंग्स होती है, फास्ट आउटपुट मिलता है, एंड अ क्वालिटी प्रोडक्ट यू विल रिसीव. करेक्ट. और साथ में पंचिंग एज एन वो कटिंग भी हो जाती है? इट्स अ पार्ट, इट्स अ इनलाइन प्रोसेस. करेक्ट. तो वो डायमेंशंस वगैरह सब आपको फीड इन करने पड़ते हैं कटिंग के? नहीं, डायमेंशंस के हिसाब से प्लेट्स बनती है, डिज़ाइंस बनती है, डाइज बनती है. हाँ वही. सो इट्स अ बेसिक थिंग. ठीक है. तो आपने बताया आप सेकंड जनरेशन में है, आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज है इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे ये बैटन को आगे ले जाने के लिए? जी डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू टीच माई सन कि भाई वो भी इंटरेस्ट ले. सो कई बार उनको भी मैं फैक्ट्रीज पे लेके जाता हूँ. कितने साल के हैं वो? ही इज़ इन टू 12th, Okay. सो 16 years old. ओके. सो जो लोग ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गाइड देम. सी, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं उसे वापस प्रोडक्शन और मार्केटिंग पॉइंट से उसे अलग करना चाहूँगा. प्रोडक्शन पॉइंट की अगर बात करते हैं ना, तो नई जनरेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ता है कि भाई किस तरीके के मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है. दे शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट. फिर कॉम्बिनेशन आता है, किस तरीके का गमिंग कॉम्बिनेशन उसके साथ सूट किया जाता है. तो अगर मटेरियल की बात करते हैं तो पेपर है, प्लास्टिक है, फिल्म्स है, राइट. अगर गमिंग की बात करते हैं तो वाटर बेस इंक है, यूवी इंक है, उस तरीके से अलग अलग इंक्स अवेलेबल है. उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन ऑफ द जॉब्स, यानी कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मीन्स आज आपके पास कोई कस्टमर्स आता है तो आप कोई भी लेबल या मटेरियल पे उसको प्रिंट करके उसे नहीं बेच सकते हो. इट इज़ अ रॉन्ग वे. आपको समझना है उसको क्या चाहिए, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू गिव अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू इट. मार्केटिंग की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई वो लेबल है या स्टिकर है. 90% ऑफ पीपल डोंट हैव नॉलेज कि भाई उनको स्टिकर चाहिए या लेबल. सो हमारे पास जो क्लाइंट्स जब आते हैं ना, तो मांगते लेबल है मगर वो बोलते हैं कि मुझे स्टिकर चाहिए. ओह. क्लाइंट्स में भी यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट डिवाइड करते हैं. एक होते हैं जो स्टार्टअप बिजनेस वाले, वो आर टोटली कन्फ्यूज, उनको नहीं मालूम होता है. तो आपको उनके साथ बैठ के समझना है कि सर आपको ये प्रोडक्ट कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करनी है और किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है. तो यू नीड टू एक्सप्लेन देम कम्प्लीटली. उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है. जब आप डीलर्स की बात करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जनरली दे आर मनी माइंडेड पीपल्स. पैसा कहाँ मिलता है, तो कहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती है, कैसे कॉस्ट कटिंग होती है, ये आपको उनके साथ बैठ के समझना पड़ता है. फिर आते हैं वो क्लाइंट्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है मगर जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे उसके एग्जिस्टिंग सप्लायर्स हैं. करेक्ट. हियर थोड़ा टेक्निकल मैटर हो जाता है. तो यहाँ पे 2 चीज़ होती है, प्राइस फैक्टर एंड द क्वालिटी फैक्टर. अगर प्राइस फैक्टर है तो आपको उनको समझाना पड़ता है कि हर चीज़ जो सस्ती है डजंट मीन कि वो अच्छी है. यू नीड टू पे फॉर द क्वालिटी. और अगर बात आती है कि जहाँ पे वो टेक्निकल पॉइंट मिसिंग है, तो वहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ करो, उनको टेक्नोलॉजी बताओ कि व्हाट क्वालिटी वी हैव,
तो डेफिनेटली यस, ये सब अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कोई भी कस्टमर को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। कोई ऐसा केस आपके एक्सपीरियंस में आया हो अभी तक जिसमें कि आपकी बनाए हुए लेबल या स्टिकर्स की वजह से किसी एक ब्रांड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो और उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि भैया आपके स्टिकर्स ने तो जी कमाल कर दिया। डेफिनेटली रवि जी, बहुत टाइम ऐसा हुआ है, मीन्स काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, काफ़ी क्लाइंट्स हैं हमारे। सो क्या होता है सर कि जैसे मार्केट कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव होते रहता है, वैसे लेबल्स और स्टिकर्स को भी नए नए चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है ओके। और हमें भी अब उसे अपग्रेड करना पड़ता है। सो कई बार होता है कि क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, हम लोग उसको स्टडी करते हैं, फिर उसमें इनोवेशंस इम्प्लाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस का भी काफ़ी डीप डाउन नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज कस्टमर्स आते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, यार ये लेबल है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, रूल्स रेगुलेशन, तो कैसे करना है। करेक्ट। तो अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होगा तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। एंड कस्टमर ओनली वांट अ सॉल्यूशंस, उनको सिर्फ आंसर चाहिए, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देन आंसर हैज़ टू बी यस, हम कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो परफेक्ट लेबल्स की अगर बात की जाए तो इस ब्रांड का सोल ऑब्जेक्टिव अगर आपको एक लाइन में कहने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? परफेक्ट लेबल्स को अगर एक ही लाइन में बताना है तो हाउस ऑफ लेबल्स सर, हाउस ऑफ लेबल्स। जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जहाँ पे आपको एक ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा कि आपको डिज़ाइन से लेके फाइनल आउटपुट सब एक ही जगह पे मिलेगा। क्या ये सोल ऑब्जेक्टिव है इस ब्रांड का? यस डेफिनेटली सर। ओके। अगर आप परफेक्ट लेबल्स में ना होते, अगर आप इस इंडस्ट्री में ना होते तो दर्शित मोदी आज क्या कर रहे होते? देखिए रवि जी, बचपन से ही पापा और अंकल को बिज़नेस करते हुए देखा और पहले से ही ये ड्रीम था कि मुझे फैमिली बिज़नेस ज्वाइन करना था। सो जब मैंने अपना ये बैचलर्स कंप्लीट किया ना, तब हमारे पास ऑप्शंस था कि मैं मास्टर्स करके आगे कोई जॉब करूं या तो मैं बिज़नेस ऑन करूँ। उस टाइम पे बिज़नेस की ज़रूरत थी तो मैं बिज़नेस में उस टाइम पे जल्दी आ गया। सो ड्रीम वही है, बस रास्ते अलग अलग निकले। ओके। तो क्या आपको कभी फैमिली से ऐसा कुछ प्रेशर भी आता था कि तेरे को तो बड़े होके बिजनेस ही ज्वाइन करना है, या आपको एक आज़ादी थी कि आप अपना करियर चुनो? जी डेफिनेटली, पापा और अंकल काफ़ी ओपन माइंडेड थे, उन्होंने सारे ऑप्शंस दिए थे। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आप फैमिली में आप जब फैमिली में देखते हो अपने पापा और अंकल को बिज़नेस के बारे में बात करते हुए, तो उनकी अपनी अपनी एक स्टोरीज़ होती है जहाँ पे वो सॉल्यूशंस देते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर मैं पापा की बात करूँ तो मैंने बचपन से पापा को एक लीडर के फॉर्म में देखा हुआ है, एज वेल एज अंकल को भी। अब जॉइंट फैमिली बिजनेस है, 2 लीडर्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट येस दे आर बोथ लीडर्स। सो पापा से मैंने हमेशा फाइनेंस और मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में सीखा था। सो ही वॉज ऑलवेज टीचिंग मी कि दर्शित आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसे किया, हमने फंड्स को इस तरह से घुमाए, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया। सो ही गिव्स अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इट। अगर प्रोडक्शन की बात करूँ तो भाई एवरी डे देर इज़ एरर्स इन प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आते थे। एंड द वे माई अंकल वॉज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ना, हैट्स ऑफ टू हिम। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, पापा और अंकल को देख के ही डिसीजंस लिया था मैंने कि मुझे इन दोनों की क्वालिटीज़ चाहिए एंड आई वांट टू बी अ फ्रंट फेस ऑफ फैमिली बिजनेस। एंड थैंक्स टू दैम एंड देयर ब्लेसिंग्स, टुडे आई एम अ लीडर एंड द फ्रंट फेस ऑफ माय कंपनी। ग्रेट। सो डू यू एस्पायर टू बिकम लाइक योर फादर और योर अंकल? हाउ? जी नहीं, मैं दोनों से बेहतर हूँ एट प्रेजेंट, बिकॉज आई एम बेहतर हैविंग हो, okay. नॉलेज ऑफ डैड एज वेल एज अंकल। सी पापा को प्रोडक्शन का कभी नॉलेज नहीं था, नाइदर अंकल हैज़ अ नॉलेज अबाउट अकाउंट्स, बट आई एम द ओनली वन हु इज़ हैविंग अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग एज वेल एज प्रोडक्शन। वेरी वेल सेड। इस पूरे सफ़र में आई फील आपका ये पूरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अचीवमेंट्स भरा रहा है, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा लीन फेज भी आया होगा जब आपके मन में ये पॉइंट आया होगा कि नहीं यार, बात बन नहीं रही, मैंने इतना हाथ पाँव भी मारे, बट आई थिंक गांव लौटना पड़ेगा या समथिंग। मैं डैड को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनके बिजनेस की वाट लगा रहा हूँ मैं, समथिंग ऐसा कुछ कभी हुआ? रवि भाई, एक इंसिडेंट ऐसा है, स्टिल इट्स अ नाइटमेयर फॉर मी। आज भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। सो लेट मी टेल यू व्हाट आई से। देयर इज़ अ स्मॉल स्टोरी। सो 1980 में पापा और अंकल ने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके।
बराबर। 1996 आते आते हमने हमारी फर्स्ट प्रिंटिंग यूनिट स्टार्ट की थी एंड वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द लेबल्स। 2008 आते आते हमारे पास 3 प्रिंटिंग मशीन्स हो गई थी। ओके। क्लाइंट्स अच्छे थे, बिजनेस वाज रॉकिंग, सब बढ़िया था। बट समथिंग एल्स वाज रिटन, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आ गए और उसमें हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे ना, उसको स्टिकर की कैटेगरी में डाला गया। एंड अकेले स्टिकर्स आप किसी भी प्रोडक्ट पे यूज़ नहीं कर सकते हो। देयर इज़ अ बैंड ऑन अ स्टिकर अगर आप उसे सिर्फ स्टिकर के फॉर्म में यूज़ करते हो। यू हैव टू यूज़ अ लेबल जिसमें कंप्लीट रूल्स और रेगुलेशन मेंशन हो एंड दैट इज़ अ कंपलसरी ऑन अ प्रोडक्ट। तो इतने सालों की जो मेहनत थी, जो हार्ड वर्क था, एवरीथिंग केम टू द ज़ीरो। 6 महीने इधर उधर हाथ पाँव मारे, फ्रेंकली स्पीकिंग यार कुछ काम नहीं आया। कौन से साल की बात है? इट्स बिटवीन 2008 टू 2010। ओके। सो काफ़ी स्ट्रेसफुल था वो टाइम। सो एक टाइम ऐसा भी है कि मी एंड माई कज़िन थॉट कि यार क्विट करते, जॉब करते, सो दैट फैमिली को सर्वाइवल के लिए पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि लोन्स चल रहे थे, गॉट इट, रेंट चल रहे थे, स्टाफ वहीं का वहीं था क्योंकि हमने निकाला नहीं था किसी को। ट्रू। तो ये सारे खर्चे वहीं के वहीं थे, घर चलाना था, तो पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सो वी आर वेरी क्लियर कि भाई इसे क्विट करते हैं और जो यंग ब्लड है वो तुरंत ही जॉब स्टार्ट करेंगे। विद द ग्रेस ऑफ गॉड एक फार्मा कंपनी ने हमें कांटेक्ट किया एंड दे वांट सम सॉल्यूशंस कि भाई हमें ऐसा एक सॉल्यूशन चाहिए जहाँ पे लेबल्स और स्टिकर्स इन हाउस बने अकॉर्डिंग दैट गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो मैं और पापा वहाँ पे गए, लेबल्स लेके आए, वी स्टडीड अ लॉट। अब आईटी वाले बंदे तो थे नहीं, तो इट टुक 6-7 days फॉर अस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो हमने एक कस्टमाइज छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया और एक ऐसा लेबल बनाया जहाँ पे वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस उनकी जो थे, रिक्वायरमेंट थी, वो कवर हो जाए। सो रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक लेबल चाहिए जिसमें वेरिएबल डेटा चेंज होते रहे। ओके। गॉट इट, मगर लेबल एक ही होना चाहिए। हमने वो बनाया, प्रेजेंटेशन दिया, करेक्शंस के बाद वो अप्रूव हो गया। देखते ही देखते 3 साल में हमने 2100 कंपनीज में वो लेबल्स और सॉफ्टवेयर बेचना चालू किया। यस, हमने खुद के सॉफ्टवेयर्स बनवाए थे और 2100, आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिक बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी दैट टाइम, यू नो। एक ही बिजनेस था कि भाई सॉफ्टवेयर बनाओ और लेबल्स बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ और लेबल्स बनाओ। तो वो ब्रेड बटर का काम किया उसने उस टाइम पे, प्लेन लेबल से, बट ब्रेड बटर का काम किया। बट सेटिस्फेक्शन तो था नहीं हमें। तो फिर हमने सोचा क्यों ना ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए या ऐसी एक कोई सिस्टम डेवलप करें कि जो बिज़नेस हमने घुमाया ना उसको वापस बैक टू द टेबल लेके आए। अच्छा। तो हमने आईटी बंदे को पकड़ा, एक ऐसा कस्टमाइज सॉल्यूशंस बनाया और वो सॉफ्टवेयर्स का प्रेजेंटेशन हमने फूड स्टोर्स में और फूड इंडस्ट्री जहाँ पे हमने कस्टमर्स घुमाए थे उनको रिप्रेजेंट किया। तो जो भी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको ये प्रॉब्लम हुए थे, दे स्टार्टेड टेकिंग अवर सॉफ्टवेयर्स। लेबल बिजनेस वापस चालू हो गया। 5 साल, आई थिंक इट टुक नियर बाय 5 to 6 years, 90% ऑफ हमारे क्लाइंट्स वर वापस बैक टू द टेबल थे। ओके। टुडे ड्यू टू दैट ग्रेस ऑफ गॉड आज हमें वो जो प्रॉब्लम्स फेस किया उसके पॉजिटिव नोट ये थे कि हमने कुछ नया किया, कुछ नया निकाल के आए। आज हमारी खुद की 6 मशीन्स हैं एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग परफेक्टली वेल। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग सर। ग्रेट। सो जैसा बोलते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, वो वाली कहावत को आपने एकदम वाकई में उसको ट्रू कर दिखाया है। रवि जी, वी फॉट बैक एंड मैं फ्रेंकली बोलूँगा हमने वो कर दिखाया जो कभी हमने सोचा नहीं था। ट्रू। और ये हर एक के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इतना पेशेंस बहुत बड़ी बात है इस चीज़ में। डेफिनेटली, कि आप लोगों ने बट patience फ्रेंकली उसके साथ मैं कहूँगा एक टीम वर्क था, एक ब्लेसिंग थी। Obviously. मेरे पेरेंट्स और की बात करूँगा कि थैंक्स टू देम ये सब पॉसिबल सी हुआ। ब्लेसिंग्स तो ऑलवेज वो तो सबसे पहले रहती है, लेकिन उसके साथ में अगर हम एबिलिटी वाइज बात करें तो टीम का एक तो आप लोग ने मनोबल गिरने नहीं दिया एज लीडर्स, जी दूसरे आप लोग के पास में पेशेंस था, जी और तीसरे आप लोगों ने एक हिम्मत बांधे रखी कि नहीं, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास। जी डेफिनेटली। देखिए रवि जी, क्या होता है मालूम है, हर बिजनेस है ना वो नंबर्स पे नहीं चलते सर, वो एक इमोशन पे चलता है, उसके साथ एक फीलिंग्स होती है। सो जब भी आप
कोई भी डिसीजंस लेते हो, लॉजिकल डिसीजंस, तो वो सिर्फ डिसीजन नहीं होता है, उसके पीछे एक आपका ट्रस्ट होता है, इमोशंस होता है जो पैरेलल उसके साथ वर्क करता है। एंड बिकॉज वी हैड सीन दैट ड्रीम टुगेदर कि भाई एक हाउस ऑफ लेबल बनाना है, वी वर्क हार्ड, वी फॉट बैक, एंड टुडे वी हैव अचीव्ड दैट सक्सेस। और आज मैं अपनी जनरेशन को भी यही बताऊं कि बेटा हारना नहीं है, देयर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। ट्रू, बस आपको देखने का नज़रिया बदलना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी वेल सेड। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया बात कही कि बिजनेस हमेशा नंबर से नहीं चलता, ये इमोशन से भी चलता है। फ़र्क है तो बस इतना कि हमें अपने उस इमोशंस को एक आग में बदल के उसको अपने पैशन के फ्यूल से इग्नाइट करते रहकर बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना है निरंतर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज ऑफ आवर पॉडकास्ट। वेरी वेल सेड। एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आया था कि क्या कभी आपने अपने स्टिकर या किसी लेबल को कोई ऐसी फनी सी जगह पर चिपके हुए देखा है जिसे देखकर आपको गुस्सा भी आया और हंसी भी आई हो कि क्या यार कहाँ चिपका दिया इन्होंने? जी डेफिनेटली। फ़नी तो नहीं बनूंगा बट ऐसी कई जगह पे देख के पेन तो काफ़ी हुआ है। सो क्या होता है कि हम लोग जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं या एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं तो वी मेक लिटरेचर्स, ब्रोचर्स बनाते हैं, लेबल्स बनाते हैं और उसे फ्रीली बांटते हैं। सो कई बार होता है कि आप वही चीज़ को रास्ते में पड़े हुए देखते हो एंड पीपल आर वॉकिंग ओवर इट, दैट्स हर्ट योर लाइफ। बिकॉज आज जो सपना आपने देखा और उस सपने के लिए आपने जो मेहनत की, जो हार्डवर्क किया, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए और आज ये जो लेवल पे आए हो उसे आप वहाँ पे देख रहे हो जो उसकी जगह नहीं है। सो दैट हर्ट्स अ लॉट। बट पॉजिटिव नोट पे देखेंगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। जब तक आप एक बोट पे नहीं हो तब तक डेफिनेटली नोबडी विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव फेस। सो दैट्स ओके यार। करेक्ट। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, नॉट जस्ट इन इंडिया, आई थिंक इट्स रैम्पेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। आई थिंक या इन एवरी बिजनेस आई वुड इन से। एवरी बिजनेस, एवरीवेयर, एवरी रीजन, आई मस्ट से कि कोई भी इस तरह से प्रिंटेड लिटरेचर पे लोग जाते हैं विच इज़ ऑफ नो यूज टू देम, जी वो ऐसे पड़ा रहता है, पीपल आर वॉकिंग ऑन इट। सो आई थिंक एक बेसिक व्हाट डू कॉल इट, अपना फर्ज समझ के उसको ऊपर उठा के कहीं एक सेफ जगह पे रख दो, एटलीस्ट जिस पे लोग कदम ना रखें। ये हमें अगर एक छोटी सी डेफिनेटली। habit क्या होता है सर develop कर कि लें। जब आप कोई ब्रोचर्स और लिटरेचर्स बनाते हो ना तो उसमें एक आपका छोटा सा एक प्रेजेंटेशन होता है अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर जर्नी। अब वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कितने टफ टाइम में वो वर्कआउट किया होगा, सो यू शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग। अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो प्लीज़ उसे साइड में रख दीजिए, बट करेक्ट ज़मीन पे नहीं रखना है इसे। करेक्ट। और प्लस एक उस बंदे की जर्नी जो उसमें छपी हुई है, प्लस उस बंदे की भी जर्नी जो उसमें छपी नहीं है, जिसने इतने एफर्ट्स डाल के उस लीफलेट को या उस ब्रोशर को आप तक पहुंचाया। सर वो एक ड्रीम है ना, सपना है किसी का, बिल्कुल आप अपने पाँव के नीचे नहीं रख सकते हो। बिल्कुल। तो कई लोगों के सपने जुड़े रहते हैं। सो आई थिंक इट्स Perfect. फेयर कि अगर हम उसे उठाकर एक सेफ जगह पे रख दें जहाँ पे At एटलीस्ट least on a- कदमों के नीचे ना आए। एटलीस्ट ऑन अ साइड हाँ, यू शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्टिकर और लेबल्स तो वैसे तो काफ़ी ऑर्डिनरी से साउंड करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इनका काफ़ी क्रिएटिव इस्तेमाल भी देखा है कहीं पे? जी रवि जी, डेफिनेटली सब लोगों ने देखा है। लेबल्स तो डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड बनते हैं, सो लेबल्स की तो बात नहीं करेंगे। अब स्टिकर्स येस, उसमें आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। सो आप एग्जीबिशंस में जाते हो, मॉल्स में जाते हो तो आपको फ्लोर लेबल्स देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से मैसेज को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। 3D लेबल्स आपको देखने को मिलते हैं। 3D labels? Yes, Okay, 3D can you stickers, explain you know, us? जैसे कि इट्स लाइक एक वेल है, पानी दिखता है मगर वो होता नहीं है, दे आर स्टिकर्स अच्छा, जिसे बनाया जाता है, ओके ओके, कस्टमाइज। हाँ, फिर आप का व्हीकल्स देखो, कार्स देखो तो कार्स के ऊपर आपको स्टिकर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें फनी इमेजेस होती है। हाँ हाँ हाँ, सो दैट इज़ समथिंग क्रिएटिव। फिर अगर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कई बार जैसे हैंडल विथ केयर है, फ्रेजाइल है, तो वो लेबल्स में भी आपको काफ़ी क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। सो पीपल आर यूजिंग स्टिकर्स एट डिफरेंट वे, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स इनटू अ इमेज, या मैं कहूँगा एक डिज़ाइन के फॉर्म में आप उसको अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। सो येस, यू विल एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स।
क्या कोई आपका भी ऐसा ड्रीम है कि काश मेरा इस ब्रांड पे छपे, या आपको भी ऐसा हो कि देखो ये मेरा छपा हुआ स्टिकर है? क्या आपका कोई सपना है इस तरह से कोई एक ब्रांड पे? रवि जी, आज भी ऐसी कई जगह पे हम लोग हमारे लेबल्स और स्टिकर्स को देखते हैं एंड यू विल फाइट प्राउड। देखिए, हमारे पास आज 2100 प्लस क्लाइंट्स हैं, 2100 प्लस क्लाइंट्स हैं। एंड जब आप कोई सुपर मार्केट्स में जाते हो, स्टोर्स में जाते हो, तो वहाँ पे आप अपने स्टिकर्स और लेबल्स को देखते हो कि जो वो प्रोडक्ट पे लगा है वो प्रोडक्ट को प्रीमियम बना रहा है, वो प्रोडक्ट को आउटस्टैंडिंग बना रहा है। क्योंकि लेबल्स और स्टिकर्स वही चीज़ है जो प्रोडक्ट को पहचान देता है, जो बोलता है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन है, ये प्रोडक्ट क्या है। सो येस, यू फील प्राउड। अगर क्लाइंट्स की बात करें तो हमारा सिंपल एक सपना है कि परफेक्ट लेबल्स का हाउस ऑफ लेबल्स बनाना। सो चाहे वो इंडस्ट्री स्टार्टअप हो या कोई वेल ब्रांडेड इंडस्ट्री हो, हमारे सारे क्लाइंट्स एक हैं। अगर उनकी प्रोडक्ट्स पे हमारे लेबल्स अगर लगेंगे तो डेफिनेटली इट गिव्स अ प्राउड मोमेंट। तो कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं जिस पे कि आपको लगे कि देखो वो मेरा स्टिकर, ऐसे लोगों को गर्व हो दिखाने में, इस तरह का कोई प्रोडक्ट? नहीं रवि जी, फॉर मी माई और क्लाइंट्स आर सेम। सो इट्स फील अ प्राउड जब आप कोई स्टार्टअप हो या वेल नोन ब्रांड हो, दैट्स they are using your labels. ऑनेस्टली सेड दैट सारे कस्टमर्स आपके लिए सेम है, जी तो आपको हर एक में प्राउड ही फील होता है। जैसा भी आपने बताया कि कोई सुपरमार्केट में जाते हैं जी तो वहाँ पे जो भी लेबल पे आप देखते हैं कि अच्छा ये तो मेरा छापा हुआ है, जी, तो आपको उतना ही गर्व महसूस डेफिनेटली। होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब आप वो क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, राइट, कि भाई ये हमारा लेबल्स है और हम इस तरीके से बनाते हैं, और वहीं पे आपको आपके सैम्पल्स एग्जांपल्स दिख जाते हैं कि सर ये देखो ये हमारे क्लाइंट्स हैं और ये हमारे लेबल्स यूज़ करें। इसके अलावा दूसरा एक प्लस पॉइंट इज़ दैट कि सर जब आपको कोई रेफरेंस देता है ना, हम्म, तब ये प्राउड मोमेंट फील होता है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। बिकॉज आज के ज़माने में नो बडी गिव्स यू रेफरेंस अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन समथिंग एक्सक्लूसिव। ट्रू ट्रू। सो व्हेन यू गेट अ रेफरेंस, हम्म, डेफिनेटली यार ये प्राउड मोमेंट है कि यार लाइफ में कुछ हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो किस तरह के रेफरेंसेस जनरली आपको मिलते हैं? सो जनरली क्या होता है कि फूड इंडस्ट्री है तो उनके पैरेलल जो सप्लायर्स रहते हैं, उनके पैरेलल जो राइवल्स रहते हैं, वो एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, राइट। नो नो, आई मेंट टू से कि किस तरह से वो रेफर करते हैं आपको कि हमने करवाया इनका बहुत ओके, अच्छा अगर ऐसी बात करते हैं सर तो क्या होता है कि रवि भाई, समटाइम्स ना क्लाइंट्स आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई दिस इज़ द दर्शित मोदी, जिनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। है। अच्छा, और ये कई बार हुआ है। करेक्ट। बिकॉज मैं पहले से बताता हूँ कि आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पे आपको डिज़ाइन से लेके फाइनल आउटपुट सब एक ही जगह पे मिले। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। आज जब क्लाइंट इंट्रोड्यूस करता है कि भाई आप दर्शित मोदी को कांटेक्ट करो, परफेक्ट लेबल्स को कांटेक्ट करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। तो यार ये बात जब मैं पापा को बोलता हूँ कि डैडी यू आर वेरी नियर टू अवर ड्रीम, तो यू फील वेरी प्राउड। क्या स्टिकर्स में या लेबल्स में भी इको फ्रेंडली ऑप्शन है? मीनिंग कि क्या कभी गवर्नमेंट से ऐसा कुछ आया है आप लोग को कि प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज, या प्लास्टिक के अगेंस्ट में कुछ ऐसा आया है आप लोग को? जी डेफिनेटली देयर इज़ अ रूल, बट लोग जानते हैं, बट जो कॉमन मैं बोलूँगा कि जो कलर्स वाले हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है जो लेबल और स्टिकर्स बनाते हैं, ये उनको इग्नोर करती है। सो देयर इज़ अ रूल कि 50 माइक्रोन से कम क्वांटिटी में आप लेमिनेशन या प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हो। आज आप लेबल्स के ऊपर देखेंगे कि कई बार कई लोग लेमिनेशंस करते हैं। सो टेक्निकली इट इज़ नॉट अलाउड एज पर द गवर्नमेंट नोज, क्योंकि ये 50 माइक्रोन से कम है। ओके। अगर आपका 50 माइक्रोन से ऊपर है तो येस यू कैन यूज़ अ प्लास्टिक, बिकॉज वो रिसाइकेबल हो सकता है। अगर लेबल्स की बात करो तो पेपर लेबल्स, तो उसके अंदर आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मिलने को मिलेगा, राइट। उसके अलावा आपको वाटर बेस्ड इंक अवेलेबल है मार्केट में, विच वी आर ऑल्सो यूजिंग। तो ये सब इको फ्रेंडली चीज़ें हैं और एवरीबडी इज़ यूजिंग। सो इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर के लेबल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ और फ्रॉम द गवर्नमेंट या उनके सब्सिडरीज जो भी होता है कि भैया इसमें इतना मत यूज़ करो प्लास्टिक को,
पेपर पे चिपक के रहो, पेपर को प्रेफरेंस दी जाती है। सो यहाँ पे क्या है कि रवि जी जो गवर्नमेंट के बेसिक नॉर्म्स जो है कि भाई 50 माइक्रोन से नीचे वाला माल यूज़ नहीं करना है, हम्म, तो वो तो हम लोग वैसे भी नहीं कर रहे हैं, राइट। बात करते हैं पेपर और प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक लेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी जब आप कोई भी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में मटेरियल देते हो, जो इंडस्ट्री है जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स बनाती है, करेक्ट। तो वो क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में जाता है, बाहर आता है, तो वहाँ पे अगर पेपर लेबल्स लगाएंगे तो इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो कोई ऑल्टरनेट तो मिला है? आपको प्लास्टिक ही चाहिए सर। कोई ऑल्टरनेट नहीं दूसरा आता है दैट्स अ फिल्म, मगर इट्स ऑल्सो वर्किंग लाइक अ प्लास्टिक ओनली, प्लास्टिक जैसा ही है। सो प्लास्टिक का काम प्लास्टिक करता है, पेपर इज़ अ पेपर। और अगर स्टिकर्स की बात की जाए तो स्टिकर्स को आजकल मैंने कुछ इंटीरियर डेकोरेशन के घर में एज अ सब्स्टिट्यूट टू टाइल्स, वॉलपेपर्स भी देखा है जी कि उसको रील्स की तरह वो चिपका देते हैं। जी। सी दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट इंडस्ट्री। वो लेबल्स और स्टिकर्स नहीं होते, वो वॉलपेपर्स होते हैं। दे आर क्वाइट थिक। बात करेंगे तो वो माइक्रोन्स में होता है, दे आर हैवी माइक्रोन्स। तो जनरली वो एक अलग इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ लेबल इंडस्ट्री। ओके। आज के ऑनलाइन के ज़माने में जहाँ पे हार्ड कॉपी से ज़्यादा हर चीज़ को सॉफ्ट कॉपी में प्रेफर किया जाता है, या वेयर डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ स्टिकर्स एंड लेबल इंडस्ट्री? क्योंकि ज़्यादातर सब ऑनलाइन की ही बात करते हैं आजकल, जैसे हम आजकल QR कोड की भी बात करते हैं परफेक्टली राइट। कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोबाइल पे मिल जाएगी। तो वेयर डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है रवि जी। जो भी चीज़ आप ऑनलाइन देखते हो या मोबाइल्स में देखते हो, वॉट एवर थिंग, वहाँ पे भी आपको लेबल्स दिखेंगे, बिकॉज जो प्रोडक्ट देख रहे हो ना उस पर भी लेबल चिपका होगा। सो वो लेबल्स और स्टिकर्स है जो बताता है ये प्रोडक्ट कौन है और ये प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट कॉपीज़ की अगर बात करते हैं तो दे गिव अ आइडिया कि वो प्रोडक्ट क्या है, पर जब तक आप वो प्रोडक्ट को हाथ में नहीं लेते तब तक उसकी प्रीमियमनेस आप उसे फील नहीं कर पाते। सो क्या होता है कि व्हेन यू गो इन अ सुपर मार्केट्स या स्टोर्स, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, राइट, तो वो लेबल्स और स्टिकर्स है जो उसको प्रीमियम बना रहा है। करेक्ट। और वो जो इफेक्ट है ना वो आपको सॉफ्ट कॉपी या एप्लीकेशंस में नहीं देखने को मिलता। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस। फिज़िकल अपनी जगह पे है, सॉफ्ट कॉपीज़ और ये जो बोलते हो ऑनलाइन वो अपनी जगह है, मगर आप अगर ऑनलाइन भी देखते हो तो वहाँ पे भी आप लेबल्स और स्टिकर्स ही देखते हो सर, आप प्रोडक्ट नहीं देखते हो। ट्रू। एंड मेरे हिसाब से अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो एक प्रोडक्ट को बिना स्टिकर के या बिना लेबलिंग के बेचना भी मुश्किल ही हो जाएगा। उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आई थिंक उसके आइडेंटिफिकेशन में भी इशू हो सकता है। ये मुझे आपके जवाब से अभी रियलाइज़ हुई ये बात। जी, तो ऐसा कहेंगे कि भाई हम लोग तो टॉवेल पहनाने का काम करते हैं। सो जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट्स नंगी जाती है हम लोग स्टिकर्स लेके पहुँच जाते हैं, सो दैट हम उसको कपड़े पहनाएं। बिल्कुल। टॉवेल क्यों, आप तो प्रॉपर अच्छे शादी के कपड़े पहनते हैं, डेफिनेटली जिससे वो बिक जाए, वो दूल्हा बिक जाए तुरंत। बिकना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है सर। जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल सही। कोई ऐसा इंसिडेंस जिसमें कि आपने एक कोई हम्बल सा दिखने वाला कोई प्रोडक्ट या ब्रांड था जिसको आपने एक नई पहचान दे दी हो, आपके लेबल की वजह से उसको एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल गई एंड दे सेड कि ओके अब से तो हमारे दिन फिर गए? या ऐसे कई बार हुआ है सर। सो काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, स्टार्टअप्स वाले और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी होते हैं। सो क्या होता है कि जो क्लाइंट्स हैं ना, एवरीबडी इज़ कॉन्शियस अबाउट दैट प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट्स कई बार अच्छी होती है, उनकी पैकेजिंग भी अच्छी होती है, बट कई बार उसका रिप्रेजेंटेशन या मैं बोलूँ कि एक प्रेजेंटेशन उसका ढंग से सही नहीं होता। फॉर एग्जांपल कई लोग आप सिंगल पीस लेबल देखेंगे, राइट, बॉटल्स के ऊपर। सो उसका पर्पज़ सही है मगर जो दिखाने का तरीका है ना वो सही नहीं होता। सो ऐसा कई बार हुआ है कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ दैट हम लोग पहले उसको स्टडी करते हैं, उनके साथ बात होती है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट कहाँ पे रखना है, कैसे उसको मार्केट करना है। फिर उसमें स्टिकर वाला जो पार्ट है ना उसको अलग किया जाता है। स्टिकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसका काम है मार्केटिंग और प्रमोशन करना। तो वहाँ पे हाइलाइटर्स यूज़ होते हैं, हम लोग वहाँ पे अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, उसको प्रीमियम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है रूल्स रेगुलेशंस वाला। तो वहाँ पे क्या होता है, एक नीट एंड क्लीन होता है। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रूल्स इम्प्लाई होते हैं, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट के रूल्स को अच्छी तरह से उसको मेंशन करना है, अच्छी तरह से उसको कंप्लाई करना है।
और एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देना है ताकि वो लेबल एक स्टैंडर्ड और प्रीमियम दिखे। तो इन मैनी केसेस इट हैपन्स, और उसी के लिए तो परफेक्ट एंड लेबल्स एंड टेक्नोलॉजी तो है सर। आजकल तो बारकोड भी मैंने देखा है कि कई कई के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे बारकोड भी छपा रहता है आजकल। जी इज दैट मैंडेटरी? नहीं, बारकोड इज़ नेवर अ मैंडेटरी, बट बारकोड को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है। सी देर आर टू टाइप्स ऑफ बारकोड। एक होता है इंटरनल पर्पज़ के लिए जो लोकल बारकोड्स होते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल बारकोड जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके। सो इट इज़ लाइक यू आर डूइंग अ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ब्रांड। सो जब आप कोई स्टोर्स में जाते हो सुपरमार्केट या मेडिकल स्टोर्स में, तो आपको छोटे छोटे स्टिकर्स देखने को मिलेंगे, उस पर भी बारकोड्स होते हैं। तो दे आर फॉर द स्कैनिंग एंड इंटरनल पर्पज़। बट जब आप कोई अच्छी सी ब्रांड देखते हो तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल जो EN13 बारकोड बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल का जो बारकोड बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक। और वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्री से आई है, ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी की है, एंड डिपेंड्स, और वो कोड और वो सब मेंशन करते हैं। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, बट नॉट अ कंपल्सरी। ओके। सो लगभग कितने तरह के स्टिकर्स और लेबल्स आपकी कंपनी बनाती है? रवि जी, वैसे तो आप उसे नहीं गिन सकते हो, बिकॉज उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर मटेरियल की बात करते हैं तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आते हैं, पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, तो पेपर में भी जैसे क्रोमो पेपर हुआ, मैप लिथो हुआ, गोल्ड पेपर हुआ, सिल्वर हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं मटेरियल की, प्लास्टिक की बात करते हैं, तो प्लास्टिक में ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, मैट होता है, ग्लॉसी होता है। उसी तरीके से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक ऑल्सो। अब ये सब का कॉम्बिनेशन बनाते बनाते 30-40 टाइप के अलग अलग लेबल्स मार्केट में आ जाते हैं। सो ऐसे नहीं देखा जाता। सबसे पहले कस्टमर को समझना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या चाहिए, और फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रेजेंटेशन देना चाहिए। एंड दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। क्या कभी आपके घर में ऐसा कुछ बैकलैश हुआ है कि भैया सारे टाइम ये लोग तो स्टिकर और लेबल्स की बात करते रहते हैं, तो उन्होंने गुस्से में आके जो शैम्पू की बोतल पे जो लेबल था उसको भी उखाड़ के फेंक दिया, समथिंग ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं रवि जी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि नाउ इज़ माई वाइफ इज़ ऑल्सो जॉइनिंग माई बिजनेस। अच्छा, ग्रेट। जी। सो सी, फैमिली, जब आपकी पूरी फैमिली बिजनेस में होती है ना, तो एक साइकोलॉजी और एक इमोशनल एटमॉस्फेयर पूरा अलग हो जाता है। आप डेफिनेटली ऑफिस की बातें तो करते ही हो, ऑफिस और फैक्ट्रीज में तो बातें होती रहती है बिज़नेस को रिलेटेड, पर घर पे भी ये सब बातें होती है, बट वो काफ़ी लाइट मोड पे होती है और इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो आज हम लोग कुछ बिज़नेस में मेरे साथ होता है या मैं कुछ करता हूँ, राइट, तो मैं घर पे जाके अपनी वाइफ के साथ शेयर करता हूँ। अगर वो फैक्ट्री पे जाती है और कुछ इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली वी शेयर एट होम। सो इट्स अ वेरी कैजुअल एंड कॉमन थिंग। ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और आपके बेटे को इंटरेस्ट है इस बिजनेस में कि इज ही प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स? सो ही इज़ अ ग्रोइंग ब्लड, थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना है, बट मैं उसको कई बार फैक्ट्रीज पे लेके जाता हूँ, राइट, एंड आई शो हिम हाउ वी वर्क। तो उसे मैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार फैक्ट्री में मैंने काम करने के बोला कि भाई स्टैंड बाय दिस मशीन्स एंड आप इंस्पेक्ट करो कि लेबल्स में गलत क्या है। वहाँ पे क्या होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। सो जब वो एंटर होता है ना, तो ही इज़ अ वेरी न्यू, राइट, वो शाई फील करता है, पर जैसे जैसे आप उसे फ्रिक्वेंटली लेके जाते हो तो वो अपने आप को एक लीडर के फॉर्म में दिखता है। और नॉट ओनली दैट, बट जो स्टाफ होता है ना, वो भी उसे एक लीडर के फॉर्म में एक्सेप्ट करना चालू करता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपको आपके फैमिली में स्पेसिफिकली योर किड्स, योर वाइफ को बिजनेस में लेके जाना ही है, सो दैट लोग उन्हें फ्यूचर लीडर्स के नज़रिए से देखें, एंड यस इट इज़ रिक्वायर्ड। दर्शित मोदी, हमने परफेक्ट लेबल्स के बारे में तो बात कर ली। दर्शित मोदी आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, यहाँ पे बात दर्शित मोदी की नहीं है, यहाँ पे एक सपने की थी जो पापा और अंकल ने देखा था। एक सपना था जिसको कंप्लीट करते करते आज, मैं नहीं गलत नहीं कहूँगा तो 40 साल हो गए, एंड वी आर स्टिल नियर टू दैट ड्रीम। अभी तक वो हमने ड्रीम हासिल नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे बात एक पर्सन की नहीं है, एक जर्नी की है, एक सपने की है, जिसे हासिल करने के लिए अलग अलग जनरेशन मेहनत करती है ताकि उसे हासिल कर पाए।
एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वही एक अचीवमेंट है, वही एक आई वुड लाइक टू से कि राइट वे है अपने आप को एक जगह पे देखना, अपने सपने को कंप्लीट होते हुए देखना। तो अगर वो ड्रीम आप हासिल कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या आपके लिए पर्सनली बात कहूँ तो जब मैंने इतना किया है तो आई एम नॉट गोइंग टू सिट बैक, मुझे कुछ नया तो करना ही है। सो डेफिनेटली मैंने सोचा है कि आगे जाके इनोवेशंस तो करनी है, बिज़नेस में कुछ नया तो निकालना ही है। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, आज ये टेक्नोलॉजी कल कुछ नहीं है। तो अगर नई नई चीज़ों में आप अगर इन्वेस्ट करते हो या स्टडी करने की ट्राई करते हो तो डेफिनेटली यू विल फाइंड सम सॉल्यूशंस, कुछ नया करने का तरीका तो मिलता ही है। तो आप ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि एक ड्रीम के खत्म होने के बाद दूसरे ड्रीम पे काम यस, इट्स ऑलवेज देयर एंड इट हैज़ टू बी देयर। ट्रू। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। या तो दोस्तों ये थी कहानी दर्शित मोदी जी की, एक ऐसे जुझारू एंटरप्रेनर जिनके लिए लेबल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऑफ परफेक्शन, पैशन एंड पेशेंस। आज हमें इन्होंने ये भी बताया कि लेबल जैसी छोटी सी दिखने वाली चीज़ भी कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अब मुझे यानी रवि अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। अगली बार हम दर्शित जी जैसे ही समाज के एक और नगीने को चुनकर आपके लिए इस शो पर लेकर आएंगे। तब तक प्लीज़ अपने ड्रीम्स को स्टिकर की तरह अपने से चिपकाए रखो और अपने सभी लेबल्स को परफेक्ट बनाओ। कीप वॉचिंग सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड।